student, good morning to all of you. I hope you are all fine. Today discuss the topic is DPCO. DPCO means Drug Price and Control Order. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में क्या हमारा हम डेफिनेशन से ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को हम किसको बोलते हैं, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या ऑब्जेक्ट है, वो ऑर्डर किस ऑब्जेक्ट में पास हुआ था, किसके थ्रू पास हुआ था, कब पास हुआ था, और ये ऑर्डर में हमारा मेन रूल क्या है, और अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो क्या हमें पेनल्टी मिल सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में क्या चीज़ उसमें एक्स्ट्रा एडिशंस था, शेड्यूल क्या है, नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस क्या है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऑल आर डिस्कस इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या है। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे 4 वर्ड को लेके ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बना है। फर्स्ट वर्ड इज द ड्रग, सेकेंड वर्ड इज द प्राइस, थर्ड वर्ड इज द कंट्रोल एंड फोर्थ वन इज द ऑर्डर। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ड्रग, सेकेंड प्राइस, थर्ड कंट्रोल एंड फोर्थ इज द ऑर्डर। तो ड्रग्स का मतलब क्या है, ड्रग्स एक सब्सटेंस है दैट्स आर इंटेंडेड फॉर द यूज ऑफ ए डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशंस, ट्रीटमेंट, प्री एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो डिजीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं। प्राइस क्या है, तो प्राइस इज ए अमाउंट ऑफ ए मनी गिवन ए सेट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सेल्स ऑफ द स्पेसिफाइड थिंग। मीन्स जो हमारा अमाउंट है, कोई भी एक स्पेसिफाइड ड्रग्स को या स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को हम लोग एक प्राइस में कंसिडर करते हैं, तो वो जो प्राइस है उसे बोलते हैं, या अमाउंट है उसे बोलते हैं प्राइस। नेक्स्ट है कि ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, एन ऑथोरेटिव कमांड, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। कोई एक अथॉरिटी, कोई एक हेड ऑफ द पर्सन्स वो उसे कंट्रोल कर रहा है उस प्रोडक्ट्स को या उस ड्रग्स को, तो वो क्या करेगा, एक कमांड देगा या डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस तरीके से काम करो, दे आर बेटर। तो जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे बोलते हैं ऑर्डर, या डायरेक्शन बताता है उसे बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट है कि ऑर्डर हो गया हमारा। कंट्रोल का मतलब क्या है, तो कंट्रोल का मतलब हुआ कि जो हम कोई भी एक वर्क कर रहे हैं या जो भी हमारा एक डायरेक्शंस है उसे हमने इन्फ्लुएंस किया, मतलब कि द एक्सरसाइज रिटेनिंग ऑफ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर। तो हम लोग उसे क्या किए, हमारे जो एक्सरसाइज रिटेनिंग है मतलब कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी हमें यदि एक वर्क दिया गया है, जैसे कि अभी मैं बोली कि हेड ऑफ अथॉरिटी, तो जो प्रोडक्ट के लिए उसको हेड ऑफ अथॉरिटी बनाया गया, तो वो क्या करेगा, वो हेड ऑफ अथॉरिटी होते हंसते वो अपना काम को सही से करेगा। तो वो जो काम उसे दिया गया उसे कंट्रोल करेगा, उसे सही से वर्क करेगा, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का। द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन ए ऑर्डर, इट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए एसेंशियल कमोडिटी। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक ऑर्डर है, ना कि एक्ट है। ये ऑर्डर हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है, उसके थ्रू पास किया गया है। ठीक है, एक्ट which enable it to fix the price of some essential bulk drugs and their formulations। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्राइस फिक्स किया जाता है, जो भी हमारे बल्क प्रोडक्ट हैं या फिर फार्मूलेशन से उनके बेसिस में एक प्राइस को अनेबल किया जाता है, फिक्स किया जाता है। उस प्राइस के बेसिस में हम लोग प्रोडक्ट को परचेज या सेलिंग करते हैं। तो जो प्राइस फिक्स है
वो हमारे डीपीसीओ के अंदर फिक्स होता है। डीपीसीओ हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है। इस ऑर्डर को हम लोग किस लिए पास किए हैं? हम कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे भी कुछ होता था आगे के टाइम पे कि मतलब हमारे इंडस्ट्रीज में तो प्रोडक्ट बहुत लोएस्ट क्वांटिटी लोएस्ट अमाउंट पे बनते थे, लोएस्ट अमाउंट लग के बनते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री से लोएस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट निकल गई और मार्केट तक आने में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाती थी, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट है उसके बीच में जो मिडिल पर्सन्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा देते थे, जिससे कि हमारे कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए फेवरेबल नहीं हो पाता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पीसीआई ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर का नाम है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इस ऑर्डर में हम लोग एक प्राइस को फिक्स करेंगे। उस प्राइस से हम लोग कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्राइस एक फिक्स कर देगा उस प्राइस से हम लोग लोएस्ट रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में कुछ टर्म हैं जिनका डेफिनेशन हमें समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा बल्क ड्रग। बल्क ड्रग्स का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म इज़ द बल्क ड्रग। बल्क ड्रग्स मीन्स द फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स सॉल्ट, ईस्टर एंड स्टेरियोकेमिकल and derivative conforming the pharmacopoeia and other standards specified in the second schedule to the Drugs and Cosmetic Act 1940, which is used as such in the ingredient in any formulations। मतलब कि हमारा बल्क ड्रग्स है। बल्क ड्रग्स में क्या होता है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं, इन लोगों में हम लोग क्या कुछ केमिकल, कुछ ईस्टर, कुछ आइसोमरिज्म डेरिवेटिव एजेंट्स रहते हैं। तो हम लोग अपनी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट मतलब स्टडी करके हमने उसमें से इंग्रेडिएंट और फार्मूलेशन को यूज करके हम लोग उसको स्पेसिफाइड करते हैं। तो बल्क ड्रग मीन्स जब फार्मूलेशन प्रोसेस है, फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग्स इन बल्क क्वांटिटी, दैट्स आर कॉल्ड इज द बल्क ड्रग, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है? It means a price fixed by the government for scheduled formulations in accordance with the provision of the DPCO। मीन्स एक प्राइस फिक्स्ड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द शेड्यूल फार्मूलेशंस इन अकॉर्डेंस टू द DPCO। तो शेड्यूल फार्मूलेशंस क्या है वो भी हमें समझना है। एक प्राइस फिक्स किया गया है थ्रू द शेड्यूल फार्मूलेशन। शेड्यूल मतलब जो कि हमारे फार्मूलेशंस को फिक्स्ड किया गया है, एक स्पेसिफाइड फार्मूला है, स्पेसिफाइड डोज है, उसको बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस मीन्स द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट with the provision of the drugs price control order 1995 and including the selling price। सेलिंग प्राइस को इंक्लूड करके और हमारे गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोविज़न पास होता है, एक प्राइस फिक्स्ड होता है थ्रू DPCO 1945 और उसके साथ सेलिंग प्राइस को भी मिला के एक रिटेल प्राइस रखा जाता है, ठीक है। दैट्स आर कॉल्ड इज द रिटेल प्राइस। उसके बाद है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स क्या है? ए फॉर्मुलेशन ऑफ द डोजेज एंड स्ट्रेंथ विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो डोज और स्ट्रेंथ है अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है कोई ड्रग्स का उसमें, तो दैट्स आर कॉल्ड इज द नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। शेड्यूल फॉर्मुलेशंस में क्या होता है? इट कंटेनिंग ओनली बल्क ड्रग स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, हमारे शेड्यूल मेनली 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल का हमें कौन कौन से चीज़ें रहती हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या रहता है और थर्ड शेड्यूल में क्या रहता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट में है लिस्ट ऑफ द प्राइस कंट्रोलिंग ड्रग्स, ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करने का लिस्ट है। सेकेंड में है फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूडिंग 74 बल्क ड्रग्स, उसमें और क्या है 74 बल्क ड्रग्स है। प्राइस कंट्रोलिंग का ड्रग्स के प्राइस कंट्रोल लिस्ट है। और पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एनाल्जीन, विटामिन, इंसुलिन, ये सभी उसमें
हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंडर में ये सभी चीज़ें आती हैं। सेकंड शेड्यूल अंडर में क्या आते हैं? सेकंड शेड्यूल अंडर में मेनली फॉर्म आते हैं। फॉर्म मतलब हुआ कि जो हम लोग कोई भी एक एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं फॉर द शॉप ओपनिंग, या फिर हम लोग शॉप के प्राइस को रिटेंशन करने के लिए, या कोई भी चीज़ के लिए यदि हम लोग एक फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्म हमें कहाँ पे मिलेगी, किसके थ्रू आएगी? सेकंड शेड्यूल के अंडर में। तो इसमें कौन कौन से फॉर्म मौजूद हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 में क्या रहता है? एप्लीकेशंस ऑफ द फिक्सेशंस और रिवीजन ऑफ प्राइस। प्राइस को रिवीजन करवाने के लिए या फिर फिक्सेशंस करवाने के लिए हम लोग एप्लीकेशंस डालना, फॉर्म अप्लाई करना, दैट्स आर द फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें कोई प्राइस को रिवीजन करवाना है या फिक्सेशंस करवाना है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सेकंड फॉर्म में क्या है? इंफॉर्मेशन रिटेल टू द प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। अगर हमें प्राइस के रिलेटेड, यदि नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स के प्राइस के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूरत है तो हम लोग फॉर्म नंबर 2 अप्लाई करेंगे। थर्ड फॉर्म, द एप्लीकेशंस फॉर अप्रूवल रिविजन ऑफ द प्राइस ऑफ शेड्यूल। हम लोग एप्लीकेशंस मतलब जो हमारा प्राइस शेड्यूल ड्रग्स के प्राइस को रिवीजन करवाने के लिए या अप्रूवेशंस करवाने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 3 एंड 4। लास्ट वन इज़ द प्राइस लिस्ट। हमें यदि कोई भी एक प्राइस की लिस्ट की ज़रूरत है तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 5। एंड इंफॉर्मेशंस ऑन टर्नओवर एंड एलोकेशंस ऑफ द सेल्स एंड एक्सपेंशन। सेल्स और एक्सपेंशंस के बीच में हमें यदि कोई टर्नओवर की इंफॉर्मेशन ज़रूरत है तो हम लोग फॉर्म नंबर 6 अप्लाई करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड शेड्यूल क्या है। थर्ड शेड्यूल में हमारे जो टैक्स रिटर्न सेल पर्सन्स लोग जो रिटर्न टैक्स भरते हैं, प्री टैक्स, दैट्स आर द थर्ड शेड्यूल अंडर। ठीक है, तो ए बी सी ये 3 कैटेगरी में हैं। तो ए कैटेगरी में मोर देन 6 करोड़ के जो भी कंपनी होते हैं, जो कि 6 करोड़ के ऊपर काम करते हैं, वो आते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी में। ए कैटेगरी में जो 1 से 6 करोड़ के अंदर में टर्नओवर के काम करते हैं वो है बी कैटेगरी। एंड जो लेस देन 1 कैटेगरी मतलब कि बहुत छोटे शॉप हैं, बहुत छोटे कंपनी हैं जो कि 1 करोड़ के ही टर्नओवर करते हैं या उससे कम करते हैं, वो हुए थर्ड कैटेगरी। तो ये सब हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल में हमारा क्या वर्क है और कौन कौन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग के डीपीसीओ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो डीपीसीओ मेनली क्यों हमारा हम लोग पास किया गया, डीपीसीओ को क्यों पास किया गया है? तो फर्स्ट हुआ टू अचीव द एडिक्वेट प्रोडक्शंस एडिक्वेट करवाने के लिए, इक्वल क्वांटिटी के प्रोडक्शन करवाने के लिए जितना ज़रूरत है उसी क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्शंस करवाने के लिए ये ऑर्डर को पास किया गया है। नेक्स्ट हुआ टू सिक्योर और रेगुलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर जगह पे ड्रग्स, उसके लिए ये ऑर्डर पास किया गया है। नेक्स्ट है टू प्रोमोटिंग द रेशनल यूज ऑफ द ड्रग्स इन कंट्री। ड्रग्स में जो भी रेशनल यूज है, मतलब लो रेयर यूज ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए, जो भी हमारे मतलब कम यूज होते हैं ड्रग्स जिसकी प्रमोटिंग नहीं हुई है, जो उसको हम लोग जानते नहीं हैं और वो परचेजिंग बहुत लो अमाउंट में होती है, डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रमोटिंग करवाने के लिए हर एक कंट्री में भी ये ऑर्डर पास किए गई हैं। नेक्स्ट है कि टू एनकरेज द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शंस एंड विद द इकोनॉमिक साइज। इकोनॉमिक्स के साइज़ के हिसाब से हम लोग का कॉस्ट एनकरेज करना प्रोडक्शंस के ऊपर में, वो उसको बेसिस करके भी ये ऑर्डर को पास किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो हैं हमारे 1970 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 1970 में हमारे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास हुआ था थ्रू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर। ठीक है, तो
तो ये जो 17 में पास हुआ, उसके बाद इसमें जो भी रूल रेगुलेशंस था कि जो भी हमारा था, तो उससे कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दी उसको रेगुलेट करने के लिए, तो उसे संशोधन करके दोबारा से और एक ऑर्डर, उसी ऑर्डर को दोबारा से पास किया गया। वो हुआ 1975 में, जिसे हम लोग बोलते हैं एडेंडम। नेक्स्ट फिर अगेन उसे रिवाइज करके 1987 में पास किया। नेक्स्ट अगेन उसे रिवाइज करके 1991 में पास किया। नेक्स्ट 1995 में, एंड लेटेस्ट वन इज द 2013 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को पास किया गया, उसका एडेंडम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे 2013 एडेंडम है वो कि उसमें क्या क्या फीचर है, उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो कि 1970 में नहीं था। तो कंपैरिजन इन द बीसीस ऑफ द 1970 टू 2013, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो 1917 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर था, वो हमारे ऐसे थे कि उसमें बहुत एसेंशियल ड्रग्स थे, बल्क ड्रग्स थे, रेगुलेट करने के लिए एनपीके के थ्रू रेगुलेट किया जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ड्रग्स थे जिनकी स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म को स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। बल्क ड्रग्स से अमाउंट कम थे, लेटेस्ट ड्रग्स नहीं थे। तो उसके लिए हमारे लेटेस्ट एडेंडम और लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज 2013, जो कि अभी हम लोग उसी को ही रेगुलेट कर रहे हैं। तो 2013 में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट हैज नोटिस द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, which will be gives power to the NPPA to regulate the price of 348 essential drugs along with their specified strength and the dosage under the NLEM. NLEM means नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, तो हम जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमें उसे क्या किया कि हमारे प्रोडक्ट के 2013 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो हमारे नेशनली एसेंशियल है, उस मेडिसिन के लिस्ट के थ्रू उसका स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एंड डोजेज बताया 2013 डीपीसीओ में। और हमारे 348 एसेंशियल ड्रग्स के प्राइस को रेगुलेट किया गया। इस ड्रग्स में इसका मेन फीचर क्या है कि हमारे जो 2013 डीपीसीओ है, उसका मेन फीचर है कि इस ऑर्डर में द न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग अबाउट द 348 ड्रग्स एंड देयर 652 फॉर्मुलेशन अंडर द प्राइस कंट्रोल। मतलब कि 348 ड्रग्स के 652 फार्मूलेशन बनाए गए और उसके प्राइस को कंट्रोल किया गया। ठीक है, द न्यू पॉलिसी वाज मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट द अर्लियर प्रपोज्ड cost plus method. The selling price would be calculated by taking the simple average of the price of all brands of the drugs with a market share of the 1% or more. तो इसमें और क्या बताया गया है कि जो हमारे मार्केट बेस प्राइस है, उसका मेकैनिज्म क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड। तो उस कॉस्ट प्लस मेथड में हम लोग क्या किए, कुछ कटिंग की, मतलब कुछ एलिमिनेट की और कुछ एडिशंस करना। तो द सेलिंग प्राइस वुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस। मतलब कोई भी हम लोग एक पहले सिंपल एवरेज निकालेंगे प्राइस का, उस ऑफ द ऑल ब्रांड ऑफ ड्रग्स, सारे ब्रांड की ड्रग्स के एक सिंपल एवरेज निकालेंगे प्राइस मेकिंग, एंड मार्केट शेयर ऑफ 1%, और मार्केट से शेयर करके 1% और उसके ज़्यादा उसका एवरेज निकालेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट है कि हम लोग एवरेज निकालने के बाद उसका और क्या मतलब फीचर है। तो 2013 में और क्या हुआ था, द मार्जिन ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर का फिक्स किया गया था। होलसेलर रिटेलर मार्जिन फिक्स्ड हुआ था। होलसेलर 8% मार्जिन मिलेगा होलसेलर को,
और रिटेलर को 16% मार्जिन मिलेगा बोल के ये फिक्स्ड किया गया था DPCO 2013 में। नेक्स्ट है कि जो हमारे नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उसके MRP को मॉनिटरिंग करने के लिए भी DPCO 2013 में अगेन मतलब एडिशंस किया गया था, जिसमें कि खाली शेड्यूल्ड ड्रग्स की MRP को रेगुलेट किया जा रहा था, मॉनिटरिंग किया जा रहा था। तो उसमें हम लोग ऐड किए उसके रूल में कि हमारे नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स के MRP को भी मॉनिटरिंग किया जाएगा बोल के। नेक्स्ट है कि जो हमारे बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है उसे कंट्रोल करना, फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करना। उसके बाद ड्रग्स प्रोसीजर विल बी परमिटेड एंड एनुअल इंक्रीजेस इन द रिटेल प्राइस इन साइन विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कि जो हमारे ड्रग्स प्रोसेस है उसको एनुअली परमिट करके हमारे रिटेल प्राइस को इंक्रीज करवाना विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको भी कंट्रोल करना ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के थ्रू होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शेड्यूल फॉर्मुलेशंस हैं उसमें हमारे किस टाइप के ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल फॉर्मुलेशंस का मतलब मैं क्या बोली कि जिसमें हमारे स्ट्रेंथ और डोज को स्पेसिफाइड किया गया, दैट्स आर द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। तो अगर ऐसा कोई ड्रग्स है जिसमें कि डोज और स्ट्रेंथ को स्पेसिफाइड किया गया है, उससे यदि हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। दैट्स आर द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, ठीक है, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल 250 mg ये है हमारा शेड्यूल ड्रग्स के अंदर। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे एमोक्सिसिलिन कैप्सूल है लेकिन हम लोग कैप्सूल का डोज को चेंज करके टेबलेट डोज में बनाएंगे और डोज हमारा जो है 250 हम उसे डिक्रीज करके 150 रखते हैं, तो ये जो एमोक्सिसिलिन टेबलेट 125 mg ये हमारे शेड्यूल के अंदर नहीं है। दैट्स आर द नॉन शेड्यूल ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे न्यू ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल तो मैं बता दी कि जो हमारे शेड्यूल ड्रग्स के डोज स्पेसिफाइड हैं हम उसके बेसिस में कोई फॉर्मुलेशंस करते हैं तो दैट्स आर द शेड्यूल ड्रग्स। लेकिन अगर हम उसके डोज और क्वांटिटी को डिक्रीज करके हम लोग न्यूली एक न्यू शेप न्यू डोज दे के हम लोग यदि बनाते हैं जो कि हमारे शेड्यूल के अंदर नहीं है तो नॉन शेड्यूल ड्रग्स। तो जो हम लोग शेड्यूल ड्रग्स और नॉन शेड्यूल ड्रग्स को लेके एक कम्बिनेशन बना के ड्रग्स बना रहे हैं, कम्बिनेशन के लिए जो एक ड्रग्स बना रहे हैं दैट्स आर द न्यू ड्रग्स और न्यू फॉर्मुलेशन। तो NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर्मुलेशंस विथ सेम स्पेसिफाइड डोज एंड स्ट्रेंथ एज कम्बाइंड विद द अनदर NLEM फॉर्मुलेशन विद द सेम स्पेसिफाइड ऑफ द डोज एंड स्ट्रेंथ। मतलब कि शेड्यूल ड्रग्स जो है उसका फॉर्मुलेशन स्पेसिफाइड है, नॉन शेड्यूल ड्रग्स के स्पेसिफाइड फॉर्मुलेशंस है। तो जो हमारे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल को कंबाइन करके एक न्यूली फॉर्मुलेशन हो रहा है दैट्स आर कॉल्ड द न्यू ड्रग्स और न्यू फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, पैरासीटामोल 500 mg इज शेड्यूल ड्रग्स, लेकिन डाइक्लोफेनेक 50 mg टैबलेट आर नॉट ए शेड्यूल ड्रग्स। तो जो यदि हम लोग दोनों को एक कंबाइन करके न्यू ड्रग्स बनाते हैं तो ये क्या हो गया, न्यू ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। हम लोग मैक्सिमम रिटेल प्राइस किस तरीके से, MRP किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन्स हुआ कि द सेलिंग प्राइस और द रिटेल प्राइस प्लस, हम लोग एक सेलिंग प्राइस को और रिटेल प्राइस को यदि प्लस करते हैं विद द लोकल टैक्स, जो हमारा लोकल टैक्स है उसके साथ, तो एंड ड्यूटीज आर एप्लीकेबल, और जो ड्यूटीज है उसको एप्लीकेबल करते हैं, एट विच द ड्रग सेल बी सोल्ड एट द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड वेयर सच प्राइस इज मेंशन ऑन द पैक। मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं MRP, हमारा जो रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस प्लस हमारा जो लोकल हम लोग टैक्स भरते हैं वो टैक्स को प्लस करेंगे, प्लस हमारे कितने कंज्यूमर लगे हैं उनके ड्यूटी का
कैलकुलेशंस करके हम लोग उसमें एडिशंस करेंगे और जो प्राइस आएगा उसे हम लोग पैकेट के ऊपर लिखते हैं। तो दैट्स आर द MRP। तो MRP मीन्स द सेलिंग प्राइस और रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्स विद द एडिशंस ऑफ द कंज्यूमर ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है। तो इट्स मीन्स द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 published by the Ministry of Health and Family Welfare is updated or revised from time to time and included in the first schedule of this order by the government through notifications in the official gazette। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे नेशनल लिस्ट एंड मेडिसिन वेलफेयर नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अपडेट किया गया था, पब्लिश किया गया था और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। और इसमें इंक्लूड किया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के ऑर्डर के बेसिस में गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑफिशियली गजट में नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिटेल प्राइस को कैलकुलेशंस करने का क्या फॉर्मूला है। हम लोग तो देख लिए कि MRP कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, अब देखते हैं रिटेल प्राइस किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो रिटेल प्राइस कैलकुलेशंस, द रिटेल प्राइस ऑफ ए फॉर्मुलेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला, नेमली हम लोग ये जो गवर्नमेंट के गाइडेंस है उसके बेसिस में हम लोग रिटेल प्राइस को कैलकुलेशंस करते हैं। तो रिटेल प्राइस कैलकुलेशंस का एक स्पेसिफाइड फार्मूला है और फार्मूला क्या है कि MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC होल इंटू 1 प्लस MAP डिवाइडेड बाय 100 होल प्लस ED। मीन्स जो हमारे RP मीन्स रिटेल प्राइस, MC मीन्स मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जो हमारे ड्रग्स हैं या ड्रग्स के कॉस्ट हैं थ्रू द फार्मास्यूटिकल एड, हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। CC मीन्स ए कन्वेंशनल कॉस्ट, जो हमारे वर्कर हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश प्रोसीजर, उसको हम लोग कन्वेंशनल कॉस्ट में अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है PM मीन्स पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो पैकेजिंग का जो फार्मूलेशंस है और उसके प्रोसेस है इंक्लूड करते हैं हम लोग उसमें PM में। नेक्स्ट है पैकेजिंग चार्जेस, PC मीन्स पैकेजिंग चार्जेस, पैकेज का क्या चार्जेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे MAP मीन्स मैक्सिमम अलाइबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मैक्सिमम कितना एक्सपेंस, मतलब कितना कोई एक परसेंट यदि हम लोग कॉस्ट लगाने से कितना अलाइबल है वो कॉस्ट के लिए, उसको देखते हुए मीन्स द ऑल कॉस्ट incurred by the manufacturer by the stage of the expectory cost to retaining the include trade margin and margin of the manufacturer and shall not exist 100% for indigenously manufacturing schedule formulation। मतलब कि जो हमारा टैक्स है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, कॉस्ट भरते हैं, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए ट्रेड के लिए और हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए, उसको देखते हुए हम MAP मैक्सिमम अलाइबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगाते हैं। नेक्स्ट है ED मीन्स एक्साइज ड्यूटी प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन इम्पोर्टेड फार्मूलेशंस। ठीक है, फार्मूलेशंस का जो भी इम्पोर्टेड है, मतलब कि जो हमारे मटेरियल्स लगे हैं उनके बीच में हमारे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर का क्या ड्यूटी है, उसको इंक्लूड किया जाता है एज पर ED। ठीक है, तो हम उस बेसिस में हमारे DPCO का कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे यदि DPCO के कुछ एक रूल रेगुलेशन से हमें उसे नहीं फॉलो करेंगे तो हमें क्या सज़ा मिलेगी, क्या पेनल्टी मिलेगी, तो किस ऑफेंस के बेसिस में क्या पेनल्टी है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें मेनली 2 ऑफेंस है और 2 पेनल्टी है। फर्स्ट ऑफेंस इज़ द एनी कन्वेंशनल ऑफ एनी of these orders shall be punishable with the imprisonment for 1 year and also liable to fine।
अगर हम लोग कोई भी कन्वेंशनल ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो हमें पनिश्ड किया जा सकता है इम्प्रिजमेंट 1 ईयर, मतलब कि 1 ईयर का जेल हो सकता है, और लाइबल टू फाइन और बोथ। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर, अगर हम लोग और कोई ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो विथ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 मंथ से कम नहीं होगा इम्प्रिजमेंट, लेकिन विच में एक्सटेंडेड अप टू 7th ईयर, 3 मंथ से कम नहीं और 7 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इम्प्रिजमेंट कितना होना चाहिए, 3 मंथ से 7th ईयर के बीच में होगा अगर हम लोग कोई ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो, और लाइबल टू फाइन और बोथ। ठीक है। तो हम लोग क्या इसमें कंक्लूड मिला, हमारे जो कॉस्ट है उसका प्राइस को हम लोग किसे फिक्स करेंगे, रिटेल प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, एमआरपी प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूलेशन है, डीपीसीओ का ऑब्जेक्ट क्या है, एमपीपीए ने क्या नोटिफिकेशंस दिया था, ऑर्डिनेंस सेंटर फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस 1 ml प्राइस इज 7.37। अगर ये एनएपीपी ने नोटिफाई किया है कि ऑर्डिनेंस सेंटर 2 mg/ml, यदि 1 ml का प्राइस 7.37 होना चाहिए, यदि हम लोग उससे ज़्यादा रख देंगे तो दैट्स आर द ऑफेंस। ठीक है। तो हमें उस ऑफेंस को मानना है, उस ऑर्डर को मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो हमें पेनल्टी मिल सकती है। तो डीपीसीओ में हम लोग ने क्या देखा कि डीपीसीओ क्या है, दैट्स आर द ऑर्डर विल बी पास अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1970। ठीक है, 55। तो हम लोग उसके बेसिस में हमारे डीपीसीओ को पास किया गया थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनपीपी ए। इसमें हमारे नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन के बारे में दिया गया है, और इसमें हमारे जो भी बॉल ड्रग्स है उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्पेसिफाइड डोज होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, और हमें उसका एमआरपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर डीपीसीओ, और उसके रिटेल प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेशंस करके हम लोग रिटेलिंग करेंगे एज पर डीपीसीओ, दैट्स आर स्पेसिफाइड। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो ला सकूँ। मोस्ट